So nursing research. Hello, welcome to my channel. Today we are learning about nursing research. So हम ना एक पेपर से पहले पूरी एक जो वो होती है ना रिवीजन वो करेंगे. सो इस रिवीजन सीरीज पर नर्सिंग रिसर्च. सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं. नर्सिंग रिसर्च होती क्या है? रेफर्स टू द इट इज refer to the use of systematic, controlled, empirical and critical investigation in attempting to discover to confirm facts that refer to specific problem or question about the practice of nursing. So I think ये बड़ी अच्छी है. Nursing research is a way to identify new knowledge. Okay, obviously new knowledge हम लेते हैं. Improve professional education. ठीक है, जो पहले से नॉलेज है उनको इम्प्रूव करते हैं. एंड प्रैक्टिस एंड यूज़ ऑफ रिसोर्सेज इफेक्टिवली. जो रिसोर्सेज हैं उन्हें इफेक्टिवली हम यूज़ करते हैं. Nursing research is defined as systematic search for knowledge about issues of importance to nursing. So this is also very easy one. So we can remember one or two for the exam purposes. So next question is, what are the needs and purpose of nursing research? So it's very important topic. Sometimes come in exams. So need क्या है nursing research की? So सबसे पहले तो है कि चलो थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन भी पढ़ लेते जल्दी जल्दी. Nurses engage in research for a number of reasons as professional nurses seek to establish a scientific base of knowledge for nursing. The systematic accrual of nursing information enable nurses to better define the parameters of nursing, document the unique contribution. So इनको छोड़ते हैं, हम काम की बात पे आते हैं. हमें क्या है, क्यों चाहिए भाई नर्स को रिसर्च? Develop, refine, extend the scientific base of knowledge which is required for quality nursing care. So हमें ना साइंटिफिक बेस ऑफ नॉलेज का बढ़ाना है जो क्वालिटी नर्सिंग केयर प्रोवाइड करेगी. इन्हेंस द बॉडी ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज. प्रोफेशनल नॉलेज को बढ़ाना है नर्सिंग में. प्रोवाइड फाउंडेशन फॉर एविडेंस बेस्ड. फाउंडेशन देनी है एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए. हेल्प इन एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज विच इज एसेंशियल फॉर कंटिन्यूड ग्रोथ ऑफ नर्सिंग. एनहेंस द प्रोफेशनल आइडेंटिटी एज इट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एनी प्रोफेशन. हमने अपनी जो प्रोफेशन है उसकी आइडेंटिटी को बढ़ाना है. आइडेंटिफाई नर्सिंग केयर प्रैक्टिसेस दैट मेक डिफरेंस इन हेल्थ केयर स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल एंड आर कॉस्ट इफेक्टिव. सो हमें वो वाली प्रैक्टिस जो है वो हमें आइडेंटिफाई करनी है जो हेल्थ केयर स्टेटस है इंडिविजुअल्स का, उनको बढ़ाती है और कॉस्ट इफेक्टिव है जिसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं. नेक्स्ट एनहेंस एक्यूरेसी ऑफ डिफरेंट नर्सिंग एजुकेशनल. जो एजुकेशनल टेक्निक्स हैं उनको भी इन्हेंस करना है. जो टेक्निक्स हैं नर्सिंग थ्योरी को रिफाइन करना है, डेवलप करना है, नई बनानी है. काफ़ी टाइम की बनी हुई है, अभी कोई आ नहीं रही है नई वाली. एक तो हमें उन्होंने बनाना है और उनको रिफाइन करना है. जितनी प्रॉब्लम्स है हमारी नर्सिंग रिलेटेड उनको क्या करना है, सॉल्व करना है. नॉलेज एक्सपेंड करनी है, साइंटिफिक प्रैक्टिसेस लाना है, डिफरेंट नर्सिंग एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निक्स को बढ़ाना है. सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं गुड रिसर्च के, ठीक है, वो देखने हैं. कौन सी ऐसी रिसर्च है जो बढ़िया होगी जिसमें एक तो साइंटिफिक मेथड होंगे. ऑब्वियसली हम साइंस वाले एरा में रहते हैं तो फैक्ट्स तो होने चाहिए भाई. जिस चीज़ में फैक्ट्स भी नहीं है वो रिसर्च ही नहीं है, फिर इसको कोई मानेगा ही नहीं. हम अपनी जितनी मर्जी असम्पशंस बना लें, जब तक आप उनको प्रूव नहीं ना कर सकते आपके पास फैक्ट्स नहीं. सो एक तो जिसमें साइंटिफिक मेथड्स यूज़ किए गए हैं, सिस्टमेटिक है, प्रॉपर वे में है. ऑब्वियसली प्रॉपर वे में ही होगी ना, तो ही हम सिस्टमेटिक नहीं होगी तो ऑब्वियसली हम कैसे कर पाएंगे. लॉजिकल है, एम्पेरिकल है, ठीक है. सो जिस इसको मतलब उन्होंने ना अभी पॉइंट्स दिए हैं बहुत अच्छे, तो हम देखते हैं. अभी सबसे पहला पॉइंट है ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस. पहली सर्च अब तभी अच्छी है अगर उसको ऑर्डरली और सिस्टमेटिक वे में किया जाए, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है. बेस्ड ऑन करंट प्रोफेशनल इश्यूज़, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कि आपकी जो रिजॉल्विंग करंट इश्यूज ऑफ एनी डिसिप्लिन वन ऑफ द फंडामेंटल पर्पस ऑफ एनी गुड रिसर्च मस्ट बी बेस्ड ऑन द करंट प्रोफेशनल इश्यूज सो दैट पर्टिकुलर डिसिप्लिन कैन बी अप टू डेट विद सॉल्यूशन टू प्रोफेशनल कंसर्न्स. ठीक है, प्रोफेशनल इशू पे जो करंट है, फॉर एग्जाम्पल अभी कोविड चल रहा था 2020 में और आप तब रिसर्च करने लग जाओ चिकन पॉक्स पे, भाई रेलेवेंट नहीं है अभी वो.
अभी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कोविड की, या स्मॉल पॉक्स भी करने लग जाओ, ये तो रेडिकेट ही हो चुकी है अब, है ना। ऐसे रिसर्चेस का क्या फ़ायदा जिसका हमें कोई फ़ायदा ही नहीं है। करंट इशू क्या चल रहा है, जब कोविड चल रहा था ना, कोविड सबसे बेहतर था। कोविड का इशू आइदर यू कैन यूज़ इन प्रेग्नेंट वुमेन, या किसी भी पर्टिकुलर एरिया में हम उससे रिलेटेड कर सकते हैं। मतलब 2020 का अगर सबसे बढ़िया टॉपिक होता तो डैट वुड बी कोविड। सो अगर हमारी जो करंट प्रोफेशनल इश्यूज पे होगी तो बेहतर होगी। क्लियरली डिफाइंड पर्पस, जो जिसके जब ना कोई भी रिसर्च है ना, गुड रिसर्च, उसके पर्पसेस होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए। हमें ढूंढना क्या है भाई, अगर हमें पता ही नहीं है कि क्या हम करना क्या चाहते हैं, साबित क्या करना चाहती हो भाई तुम, अगर हमें यही नहीं पता हम क्या साबित करना चाहते हैं तो हमें हमारी रिसर्च बेकार है। क्लियरली डिफाइंड पर्पसेस होने चाहिए हमारे, ओके। अदरवाइज कोई फायदा नहीं है इस रिसर्च का, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पहला क्या हो गया, ऑर्डरली सिस्टमेटिक करंट प्रोफेशनल इश्यूज। थर्ड क्या हो गया, क्लियरली डिफाइंड पर्पसेस। नेक्स्ट है क्या क्या अब सर बहुत अच्छे पॉइंट लिए हैं। गुड रिसर्च एक बहुत अच्छा टॉपिक है, तो emphasize to develop, refine, expand professional knowledge. The main purpose of the research is to develop the new knowledge to refine the existing professional knowledge. So इसका मेन पर्पस होता है जो तो एक तो हमें नई नॉलेज ढूंढनी है, एक जो एग्जिस्टिंग जो नॉलेज है ना उसको रिफाइन करना है। ए गुड रिसर्च इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड एक्सपेंशन ऑफ प्रोफेशनल बॉडी ऑफ नॉलेज। जो प्रोफेशनल बॉडी की नॉलेज को उसको, एक तो जो हमारे पास पहले से नॉलेज है, ठीक है, उसको और बढ़िया करना है और नई नॉलेज ढूंढनी है भाई। डायरेक्टेड टुवर्ड डेवलपमेंट ऑफ, ठीक है, थ्योरी डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग सिस्टम एंड प्रोसेस ऑफ, ठीक है, नई थ्योरीज हमने बनानी है जो पहले दी गई हैं, हैंडरसन ने दी है या किसी ने भी दी है, ऑरम थ्योरी है, जो सारी हमने पढ़ी हुई हैं, ठीक है, उनको हम टेस्ट कर सकते हैं भाई। उनको जो कुछ बोल के गई हैं कोई फ़ायदा है तो हम उनसे टेस्ट कर सकते हैं। कोई हमें सोल्यूशन है उसका प्रॉब्लम, सॉरी कोई प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ढूंढना है, ठीक है। Dedicated to develop empirical evidence. Good research always try to develop empirical evidence. Another important purpose is to generate empirical evidence. ठीक है, कोई एविडेंस होना चाहिए जिसे हम प्रूव कर सके, ठीक है। स्ट्राइव टू कलेक्ट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन डाटा। सो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन डाटा जो कलेक्ट कर सकती है, कौन कौन से मेथड, क्वेश्चनर है, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल प्रोसेस। सो ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, सब्जेक्टिव नहीं। जो हम सब्जेक्टिव मीन्स से करेंगे ना तो वो क्या हो जाएगी, हैप्पीहैज़र्ड मैनर में हो जाएगी, कभी भी सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं देगी। सो यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट मेथडोलॉजी, हमेशा एप्रोप्रिएट मेथडोलॉजी यूज़ करनी चाहिए। हम रिसर्च से पहले साइनॉप्सिस बनाते हैं, इसमें हम पहले बता देते हैं कौन सी मेथडोलॉजी यूज़ करें। भैया अगर मान लो डिस्क्रिप्टिव स्टडी है उसमें कोई और मेथडोलॉजी यूज़ कर ली, एक्सपेरिमेंटल स्टडी है उसमें हमने गलत मेथडोलॉजी यूज़ कर ली, तो भाई रिजल्ट नहीं सही आएंगे। रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल जनरेशन से डिपेंडिंग ऑन द पॉसिबल स्टडी कैन सैम्पल विच हैज करेक्ट सिमिलर टू द पॉपुलेशन ऑफ द स्टडी। कहते हैं कि अगर हमने पॉपुलेशन वो सिलेक्ट की है, मान लो हमने कैंसर पेशेंट पे रिसर्च करनी है, हम नॉर्मल स्टडी कर रहे हैं किसी और पेशेंट पे करें तो कोई फ़ायदा नहीं भाई। हमें कंडक्ट उसी पे करनी है जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल है। वैसे ये तो नॉर्मल कॉमन सेंस की बात है लेकिन पेपर में तो लिखना पड़ेगा ना। फाइंडिंग्स टू रिफाइन इम्प्रूव प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ठीक है, वही होनी चाहिए। ये भी कॉमन सेंस की बात है वैसे तो, कि हमें पता होना जो हमारी प्रोफेशनल प्रैक्टिस को इम्प्रूव करे। ऑब्वियसली हम नर्सिंग के लिए करेंगे, हम ऐसी रिसर्च थोड़ा करेंगे जो डॉक्टर्स के प्रोफेशन के लिए या कुछ इंजीनियर्स के लिए हो। ऑब्वियसली हमें यही करेंगे। कंडक्टर थ्रू एप्रोप्रिएट यूज ऑफ मेथड एंड टूल ऑफ डाटा कलेक्शन। सो ऑब्वियसली हमें जैसे जी मेथडोलॉजी जैसे सही यूज़ करनी है, टूल्स भी हमने सही यूज़ करनी है। टूल गलत यूज़ कर लिए तो वो फिर गलत हो गया। रिलायबल टूल होने चाहिए। उसके बाद सबसे अच्छा बात तो जो है कि केयरफुली रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड होनी चाहिए। अगर वो केयरफुली रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड नहीं है भाई तो आपकी रिसर्च का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपने अपने दिमाग में सब कुछ रख लिया कि कहीं पर लिखा नहीं है। जब तक कहीं पे लिखोगे नहीं तो वो दूसरे को कैसे पता चलेगा। एप्रोप्रिएटली एनालाइज होनी चाहिए। पेशेंटली कैरी आउट, बड़ी जल्दी में कुछ नहीं करना है। इसमें ना हमारा इंटरेस्ट भी होना चाहिए, मोटिवेशन भी होना चाहिए, करेज भी होना चाहिए। सो गुड रिसर्च वही होती है जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है। अब जैसे बीएससी में करते हैं क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट है भाई, करनी पड़ेगी। रिसर्च तो नहीं है भाई, ज़रूरत है।
तो वो ऐसी रिसर्च का कोई फ़ायदा नहीं होता वैसे। मोस्ट ऑफ द लोग, कुछ लोग लेते हैं, कुछ तो ऐसे ही होते हैं कि भाई हमें एक एलिजिबिलिटी चाहिए एग्ज़ाम देने के लिए, हमें अपना थीसिस जमा कराना है, दैट्स इट। बट अच्छी रिसर्च वही होती है जो इंटरेस्ट से की जाती है। जो लोग करते हैं होते हैं ऐसे लोग एडिक्वेटली कम्युनिकेटेड है भाई। जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करोगे, डॉक्यूमेंटेशन नहीं करोगे। सो दीज वर द सम पार्ट्स। सो ये सारे क्या थे, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च के क्या थे करेक्टरिस्टिक्स। अभी हमें पढ़नी है रिसर्च प्रोसेस। प्रोसेस क्या होती है रिसर्च की। रिसर्च स्टडी बिगिन विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ, ठीक है। तो जब हमने ना बीएससी में भी हमने पढ़ा है, सबसे पहले हमें क्या कहते हैं, थीसिस बनाने के लिए हमें सबको बोलते हैं कि चलो चलो प्रॉब्लम्स ढूंढ के लाओ, प्रॉब्लम्स ढूंढ के लाओ। हम प्रॉब्लम्स ढूंढ के लाते हैं, पीपीटी से बना के लाते हैं। सो यहाँ से शुरू होती है, एंड कहाँ होती है, finding out the solution and dissemination of the solution or answer for the particular research problem. Obviously क्वेश्चन से स्टार्ट होगी, आंसर से खत्म होगी। इसमें क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव रिसर्च आर नॉट सिमिलर, दैट एग्जिस्ट डिफरेंस इन बोथ प्रोसेस, देयरफॉर दे आर डिस्कस्ड सेपरेटली। ठीक है, तो जो क्वालिटेटिव होती है या क्वांटिटेटिव होती है वो डिफरेंट होती है। पहली है क्वांटिटेटिव, ठीक है। इसमें क्या करते हैं वो देख लेते हैं। सो क्वांटिटेटिव जो रिसर्च प्रोसेस है ना, वो क्या होती है, इसकी जो डेफिनेशन है कि इट स्टार्ट विद द some question, some problem, and end up with finding some solution, documenting it, disseminating it. So ठीक है, it is of two types, quantitative research process and qualitative research process. So firstly हम पढ़ेंगे quantitative research process क्या होती है। So formal है, objective है and systematic process है generating information about the world. Quantitative research is conducted to describe new situations, events, or concepts. In quantitative research study, variables are pre-selected and defined by the investigator. The data in the collected and quantified. So इसमें मेन जो चीज़ है कि डाटा जो कलेक्ट होता है उसको क्वान्टिफाई किया जाता है, ट्रांसलेटेड इनटू नंबर्स एंड देन स्टैटिकली एनालाइज्ड ऑफन विद द व्यू टू एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप अमंग द वेरिएबल्स. The research process starts with the identification and formulation of the research problem. रेड विद डिसमिनेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, ये तो एक कॉमन डेफिनेशन है। बट इसमें क्वांटिटेटिव में क्या है, क्वांटिटेटिव रिसर्च में है कि इट इज़ कंडक्टेड टू डिस्क्राइब न्यू सिचुएशंस, इवेंट्स एंड कंसेप्ट्स। जो मेन बात है ना इसमें कही गई है, इसमें क्या है कि वेरिएबल जो है पहले सिलेक्ट किए जाते हैं और डिफाइंड किए जाते हैं इन्वेस्टिगेटर के द्वारा। डाटा इन द कलेक्टेड, डाटा कलेक्ट किया जाता है, उसको फिर क्वान्टिफाई किया जाता है। पहले वेरिएबल सिलेक्ट किए जाएंगे, फिर डिफाइन किए जाएंगे, फिर उनको क्वांटिफाई किया जाएगा एंड देन एनालाइज्ड किया जाएगा। तो उसके बाद कॉज एंड इफेक्ट रिलेशंस को एस्टैब्लिश किया जाएगा अमंग द वेरिएबल्स। सो दिस इज द मेन डेफिनेशन। सबसे पहले द फॉर्म, यहाँ पे हम सारे स्टेप्स पढ़ेंगे। Formulation of research problem. The foremost step of research process to discover an interesting and research-worthy problem. It is such an important step that the whole process can get wasted if such problem is not clearly understood and defined. Therefore, any good research needs a good research problem. हम सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम, तभी हम ना पीपीटी से लेके जाते रहते हैं। उतना टाइम हमारा सिनॉप्सिस बनाने को नहीं लगता जितना हमारा इस चीज़ में वेस्ट हो जाता है कि रिसर्च प्रॉब्लम कब सिलेक्ट होगी। हर बार हमारी फेल हो जाती है, हमारे बार वो कुछ ना कुछ बोल देते हैं भाई ये रेलेवेंट नहीं है। तो इसीलिए वो हमें तंग करते हैं, वो हमारी टीचर्स हमें तंग नहीं करते, हमारे गाइस हमें तंग नहीं करते, वो हमें बताते हैं कि भाई रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो गुड होने चाहिए तभी, क्योंकि बन सब कुछ जल्दी हो जाएगा। बट सबसे पहले हमारा मेन प्रॉब्लम है कि रिसर्च को फॉर्मुलेट करना, पहला स्टेप है फाइंड करना हमारी प्रॉब्लम को। सो रिसर्च प्रॉब्लम में कौन सा मॉडल यूज़ किया जाता है रिसर्च क्वेश्चन ढूंढने में? पिकॉट मॉडल। इसमें होता है पॉपुलेशन, व्हाट पॉपुलेशन इज़ यू इंटरेस्टेड, किस पॉपुलेशन में इंटरेस्टेड हो, डायबिटिक में इंटरेस्टेड हो, वुमेन में, फीमेल में, किस में इंटरेस्टेड हो भाई। इंटरवेंशन, व्हाट इज यूर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, क्या इन्वेस्टिगेशन का कंपैरिजन ग्रुप क्या है, और आउटकम ऑफ द इंटरेस्ट क्या, क्या कहना क्या चाहते हो भाई, क्या अचीव करना चाहते हो, क्या इम्प्रूव करना चाहते हो, क्या अफेक्ट। मान लो एक रिसर्च है, मैंने देखना है कि कैंसर पेशेंट को कितनी नॉलेज है किसी चीज़ की, है ना, उनकी सिम्टम्स वगैरह की, तो वो सब है। तो उस पर इंटरेस्ट में मैं ये पता करना चाहती हूँ कि सच में नॉलेज है, हेल्थ एजुकेशन इफेक्टिव हो रही है कि नहीं। व्हाट इज़ द एप्रोप्रिएट होलो टाइम टू असेस आउटकम, ठीक है, ये मेथड है। So to formulate the interesting, creative, noteworthy and dedicated research problem that must ensure features of originality, solubility, feasibility of research problem. Substantive dimension क्या है? It is research problem clinical और theoretically important होती है।
methodological dimension, what is the best possible to study this problem, practical dimension, ethical dimension देखनी होती है हमने सारी. There must be, so next step to the objectives. तो देखो हम जब प्रॉब्लम लेके जाते हैं ना, हमारे टीचर्स हमें साथ में बोल देते हैं भाई ऑब्जेक्टिव ज़रूर लेके लेना. अकेली रिसर्च प्रॉब्लम आपकी जो है नहीं मानते, वो हमेशा वो बोलते हैं कि कहना क्या चाहते हो. हमें क्लियरली पता होना चाहिए, क्लियर डायरेक्शन, ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्लियर होने चाहिए. जनरल होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, ऑपरेशनल डेफिनेशन हमें लिखनी चाहिए. ठीक है. सो सेकंड स्टेप, उसके बाद हमने प्रॉब्लम क्रिएट कर ली, ऑब्जेक्टिव्स लिख लिए, और फिर क्या करना है, हमने लिटरेचर रिव्यू करना है. समरी ऑफ प्रीवियस नॉलेज जनरेटेड विद द स्टडी, इट इज इंक्लूडेड सच दैट रिसर्च कैन बी कंडक्टेड इन वैक्यूम. प्रीवियस नॉलेज अवेलेबल बट द रिक्वायर अ फाउंडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज. हम ऐसे वैक्यूम में खाली जगह में तो निकालिए, प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए. द नॉलेज बेसिस ओनली एक्वायर्ड थ्रू लिटरेचर रिव्यू. लिटरेचर रिव्यू करना है, वहाँ से हमें नॉलेज लेनी है, बुक्स से, जर्नल से, रिसर्च रिपोर्ट से, अनपब्लिश्ड थीसिस से, न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, अदर करंट प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस. रिव्यू ऑफ लिटरेचर हैव द रिसर्चर्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑलरेडी नोन ऑन टॉपिक एंड पहले क्या पता है, हमें क्या फर्दर इन्वेस्टिगेट करना है. एन इफेक्टिव लिटरेचर रिव्यू नीड सर्टन बेसिक स्किल्स इन रिसर्च सच एज क्रिटिकल थिंकिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, रीडिंग, कंप्रहेंडिंग, एनालिसिस, सिंथेसाइजिंग एंड समराइजिंग. हमें लिटरेचर देख के फाइंड आउट करना है कि हमें पहले से उस स्टडी से रिलेटेड कोई नॉलेज है क्या, हमें फर्दर फाइंड आउट करना चाहिए. सो नेक्स्ट स्टेप है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाना है. The basic content system most of them developed, refined, or test theories. Nursing profession is one of the oldest art, but one among the youngest science. When there is great knowledge developing new theories or refining, testing existing theories to expand the body of professional knowledge. The conceptual framework not only provide meaning to the research problem but also help in developing hypothesis or assumption for the research studies. So पहले हमने conceptual framework बनाना है, theories को test करना है, hypothesis बनाना है कि क्या हम क्या assume करें. Simple words में hypothesis assumes statement suggesting an answer to question which may or may not be true in simple words. It translates the statement or problem into clearly understandable and easy to comprehend prediction of what is expected of the outcome. So इससे पहले assume कर लेना है कि कौन सी हमारी outcome आने वाली है. ठीक है. Consider the system a prospective cohort study on alcoholic incidence of liver disease among people who have been community other than here hypothesis may be considered as alcoholics have higher incidence of. यहाँ भी उसने ये लगाया है तुक्का, हाइपोथेसिस अपनी assumption लगाई है कि जो अल्कोहलिक्स है उनके लीवर डिसीज होने के ज़्यादा चांस है, वो उसकी assumption है. तो उसको फाइंड आउट करेगा, उसका मानना है भाई कि ऐसा होता है, तो उसको अपनी स्टडी के साथ वो करेगा. अजम्पशंस क्या होती है, जो स्टेटमेंट्स होती हैं जो हमें टेस्ट करनी होती है. मैंने कोई स्टेटमेंट दे दी, मैंने कह दिया कि भाई ज़्यादा शराब पीने वाले को लिवर डिसीज होती है, ये मेरी मानना है, और मैं इसको टेस्ट करूँगा विद द माई स्टडी. जब से स्टेट टू बेस्ट टू कंसिडर बिफोर द साइंटिफिक इन अदर वर्ड्स अब्सट्रैक्ट जनरल बिलीव्स ऑफ द पीपल एट लार्ज आर हेल्ड टू बी ट्रू बट नॉट हैव नेसेसरी बीन प्रूव. फॉर एग्जांपल satisfaction is influenced by perceived concept acceptation. Selecting research approach or design, it's a design systematic plan to obtain answer to research question. In a broader sense, research design is the blueprint of a research study which enable the researchers to know on bomb. Selecting research approach क्या है, design क्या है, who specify the subject under study, for example patient families, what specific variables. पहला subject कौन आ, ये आप दसना किहड़े variables यूज करनी है, किहड़े टाइम ਤੇ स्टडी करनी है, कित्थे करनी है. दो आप एक रिसर्च डिजाइन बनाउने ना, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ हम उनको ना वो जो रिसर्च डिजाइन होता है हमारा, उसको हम एरोज में ऐसे पर्टिकुलर हम फ्लो डायग्राम्स में, और हम उसको ऐसे मेथड करते हैं, मतलब फ्लो डायग्राम्स में बताते हैं. ये पर्टिकुलर डायग्राम बना के हमें बताना होता है कि सबसे पहले हमारा कौन से सैंपल है. और मैं आपको शेयर करूँगी वो, ठीक है. वो हम ऐसे प्रॉपर फ्लो चार्ट में बनाते हैं. सबसे पहले कौन हमारा सैंपल है मान लो अमृतसर के रूरल एरिया लो, ठीक है. कहाँ कब स्टडी की जाएगी, इतने टाइम में करेंगे, कितने लोग होंगे, 200 लोग होंगे, वो सब कुछ हमें ना अप्रोच हमें करनी होती है. ठीक है. नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल. In experimental research, there is a random assignment and availability of control group to compare the experimental group and manipulation of independent variables effect on dependent variable in experimental group. So experimental group में ना दो ग्रुप्स ले जाते हैं. एक तो होता है जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं, एक को हम क्या देते हैं, प्लेसिबो देते हैं. ठीक है. क्वाजी एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल. यहाँ पे हम मैनिपुलेशन करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल की, ताकि उनका कौन सा इफेक्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल पे.
Non-experimental study design, commonly known as observational research design, which involves study of research variables without manipulating them in natural setting. So इसमें ना नॉन एक्सपेरिमेंटल में किसी वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं किया जाता. इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मैनिपुलेशन की जाती है. इनमें इनमें क्या होता है, एक कंट्रोल ग्रुप होता है, एक होता है एक्सपेरिमेंटल. दो ग्रुप होते हैं, एक कंट्रोल होता है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है. तो यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वेरिएशन की जाती है टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल इन एन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और देयर कुड बी टू और मोर डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल. सो इसमें जो ये सब काम किया जाता है, जो मैनिपुलेशन की जाती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, कहाँ पे की जाती है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, कंट्रोल ग्रुप में नहीं की जाएगी. ठीक है. क्वेजी एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे किया जाता है. बट यूजली देयर इज एब्सेंस और रैंडमाइजेशन ऑफ, यहाँ पे कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं होता है. वैसे एक्सपेरिमेंट में कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं होता. नॉन एक्सपेरिमेंटल में हम कुछ नहीं करते, कोई हम मैनिपुलेशन नहीं करते, जो है कि हम कोई डिपेंडेंट वेरिएबल भी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हम मैनिपुलेशन करेंगे. ठीक है. एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, एक कंट्रोल ग्रुप होता है, एक क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है. तो उसमें क्या होता है, मैनिपुलेशन करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की टू ऑब्जर्व द डिपेंडेंट वेरिएबल इन एन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. ओके. क्वेजी एक्सपेरिमेंटल में हम क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की. बट इसमें क्या होता है, कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं होता है. और नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी में हम एक ऑब्जर्वेशनल रिसर्च डिजाइन बनाते हैं, जहाँ पे विच इन्वॉल्व स्टडी ऑफ रिसर्च वेरिएबल्स. हम रिसर्च वेरिएबल्स की हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उनको मैनिपुलेट नहीं करते. मान लो हमारे वेरिएबल्स है, एज है, जेंडर है, क्या है, सारा कुछ है, वो सब वेरिएबल्स हैं. हम उनको कोई उनकी ना कोई वो हम उनकी जो चेंज नहीं करेंगे, बस उनको ऑब्जर्व करेंगे. ठीक है. सो ये मोस्टली ना डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लोरेटरी जो स्टडीज होती हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज मोस्टली हमारी नर्सिंग में लोग कर रहे हैं. एक्सपेरिमेंटल बहुत कम हो रही हैं भाई. एक्सपेरिमेंटल मोस्टली ऐसे स्टडी में, मान लो मैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी की आपको एग्जांपल देती हूँ. जैसे कि मान लो ये कोई दवाई टेस्ट करनी है, तो हमने इस पेशेंट को दी है, मान लो आयुर्वेदिक दवाई है ना, हमने, चलो मान लो क्या, हम कह सकते हैं कि तुलसी जो है वो क्या करती है, हमारे ना रेस्पिरेटरी अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को कम करने में मदद करती है. हम एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे, जो कंट्रोल ग्रुप है, ठीक है, दो ग्रुप है ना, एक ग्रुप को हम दे देंगे वो तुलसी की बूंदें, दूसरे को हम पानी की बूंदें दी जाएंगे. तो हम देखेंगे कि भाई किसका इफेक्ट आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है. एक्सपेरिमेंट स्टडी में देखेंगे कि हाँ भाई इफेक्ट आ रहा है, चेंज आ रहा है. देखेंगे कितने लोगों को दिया भाई, इतने लोग सही हो गए. अगर 100 लोगों को दिया, 90 सही हो गए. हाँ यार, एक्सपेरिमेंटल स्टडी हमने कुछ फाइंड आउट किया है. और अगर नई रिजल्ट आया तो 90 का आ रहा है, तो हो सकता है कि वो बोल रहे हैं कि हाँ इफेक्टिव हो सकता है. पर जो नॉन एक्सपेरिमेंटल होती है ना भाई, इसमें कुछ ऐसा नहीं फाइंड आउट करना था. जो वेरिएबल्स होते हैं, मान लो असेस द नॉलेज ऑफ, है ना, डिस्क्रिप्टिव स्टडी टू असेस द नॉलेज ऑफ हाइपरटेंशन अमंग द पीपल, रूरल एंड अर्बन एरिया. उसमें जो रूरल एंड अर्बन जो वेरिएबल्स हैं, जहाँ उनकी एज, जेंडर, वुमेन का ज़्यादा है, मैन को ज़्यादा है, मतलब उसमें कुछ हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, बट बस उनके वेरिएबल्स को ही स्टडी कर रहे हैं इन द नेचुरल सेटिंग. सो जो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन होता है, ऑब्जर्वेशन रिसर्च डिजाइन होता है, विच इन्वॉल्व स्टडी ऑफ रिसर्च. यहाँ भी हम वेरिएबल को रिसर्च करते हैं विदाउट मैनिपुलेटिंग देम इन नेचुरल सेटिंग फॉर द पर्पस ऑफ डिस्क्रिप्शन एक्सप्लोरेशन. सो आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा. नेक्स्ट कहता है स्पेसिफाइंग द पॉपुलेशन. उसके बाद हम ना पॉपुलेशन को स्पेसिफाई करते हैं इन क्वान्टिटेटिव सेशन टू लर्न अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक द कि कौन सी है, कौन सी पॉपुलेशन होगी, उनके क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगे. ठीक है. टूल हमने डेवलप करना होता है, कौन सा टूल हम करेंगे. स्ट्रक्चर्ड होगा, सेमी स्ट्रक्चर्ड होगा. ठीक है. इंटरव्यू होंगे, क्वेश्चनरी होंगे. ठीक है. कौन से टूल से हम जो डाटा कलेक्ट करेंगे. ठीक है. अब आपको पता ही है, अब इसमें जनरली आपको ऐसे लाइन टू लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है. इसमें आप लिख सकते हैं वी हैव टू सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट टूल सच एज वी कैन सेलेक्ट. एग्जांपल दे दो, उसमें क्वेश्चनरी है, उसमें क्या कौन कौन सा है. ठीक है. वो दे दो, इंटरव्यू है, ये है, वो है, सब. एस्टैब्लिशिंग एथिकल कंसिडरेशंस, या ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एथिक्स क्या होते हैं भाई, ऐसा तो नहीं है, वो वाला ज़माना तो रहा नहीं अब कि आप किसी भी कुत्ते पे या आजकल तो एनिमल्स का भी नहीं आप कर सकते. पहले क्या था बेचारा, अपने एग्जाम्पल सुनी होंगी, एक कुत्ता था ना, उसको स्पेस में भेज दिया था बेचारे पे, उस पर स्टडी कर दिए थे.
वो कोई एथिक्स नहीं है, ह्यूमंस ने एथिक्स फॉलो नहीं किया भाई, वो एक बेचारा कुत्ता, एक मासूम जानवर, उनको अपनी स्टडी के लिए वहाँ पे भेज दिया। तो इसमें एथिकल कंसीडरेशंस यही होती हैं कि हम पेशेंट का हार्म नहीं कर सकते। एथिक्स होते हैं ना, मालफिसेंस, बेनिफिशेंस, ऑटोनॉमी होनी चाहिए उनको, कभी भी वो चाहें तो अपनी रिसर्च छोड़ सकते हैं, कुछ उनको बेनिफिट होना चाहिए, उनको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए जो हमें पार्टिसिपेट कर रहा है भाई। तो ठीक है, ये सब एथिक्स हमें फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले हमें एथिकल कमेटी से अप्रूवल लेनी चाहिए, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, उनकी कंसेंट होनी चाहिए भाई हम इसकी स्टडी कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं, हमें उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है और हम स्टडी कर देते हैं। भाई ये फिर आपकी स्टडी नहीं माननी चाहिए, आपको उनकी कंसेंट होनी चाहिए, आपको सिग्नेचर करानी चाहिए, एरर्स नहीं होने चाहिए कोई डाटा कलेक्शन में, परमिशन फ्रॉम द कंपनी अथॉरिटी, कंडक्ट स्टडी, डूइंग जस्टिस टू पार्टिसिपेंट इन एनालाइजिंग डाटा, मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी है। ये नहीं है कि आप दुनिया वालों को बताते रहे, अपनी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, उसके नेबर्स को बता दो भाई उसको ये प्रॉब्लम है, उधर स्टडी करके आएंगे, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले हमने पायलट स्टडीज काइंड ऑफ स्मॉल स्केल रिसर्च ऑन द सब्जेक्ट, बट दीज सब्जेक्ट्स आर नॉट पार्ट ऑफ द एक्चुअल स्टडी। पायलट स्टडीज कंडक्टेड टू श्योर द फिजिबिलिटी ऑफ द स्टडी। सो हमने ना थोड़े लोगों पे पायलट स्टडी कर लेनी है ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी मैथडोलॉजी सही है, कोई शॉर्ट कमिंग है तो उन्हें इम्प्रूव कर सके। So sample selection it is not practically advisable in studying the entire population. For such, you must select a representative part of the population. Simple can be either using probability, non-probability sampling techniques, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, हम उनको सैम्पल सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वेयर चॉइस ऑफ सैम्पलिंग सेवरल लाइक नेचर ऑफ द स्टडी, अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, कितना है हमारे पास, मनी कितनी है, सोर्सेज कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। डाटा कलेक्शन it is the most time consuming step of research process which no direct or indirect interaction with the respondent to gather information pertaining to the topic and the study. Data collection require adequate communication, interpersonal lips सब हमें चाहिए। क्वेश्चनिंग कैसे कर सकते हैं सबको पता है, क्वेश्चनिंग, इंटरव्यूइंग, ऑब्जर्वेशन डाटा। फिर डाटा को एनालिसिस के लिए प्रिपेयर करना है, केयरफुल चेकिंग एवरी टूल फॉर द, फिर डाटा को एनालिसिस के लिए करना है, फिर एनालिसिस और प्रेपरेशन ऑफ डाटा करनी है। ठीक है, इन क्वांटिटेटिव रिसर्च स्टडीज न्यूमेरिकल डाटा मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड इन ऑर्डरली, उसको ऑर्डरली एंड सीक्वेंशियल मैनर में अरेंज करना है। एंड प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड फॉर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा यूजिंग एप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, सो दैट रिसर्च क्वेश्चन कैन बी एडिक्वेटली आंसर्ड इन न्यूमेरिकल फॉर्म। डाटा में बी एनालाइज्ड बाय यूजिंग डिस्क्रिप्टिव, बी एनालाइज्ड ओनली बाय मैनुअल सिलेक्शन। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर हम यूज कर सकते हैं। सो डिसैमिनेटिंग द रिसर्च फाइंडिंग्स, फिर हम क्या कर सकते हैं, research may fall in achievement of its objectives if findings are not disseminated to its users. Such findings may be communicated through writing of the research thesis, articles, हमें thesis write out करना है फिर उसको जो है disseminate कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं अपने पास ही रख लो। ठीक है, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बनाना है सारा कुछ। So it was all about, in the next video we will learn about qualitative research process. So यहाँ तक अब हो गया। Okay, bye. Next video we will start from the next page. Okay.